हमको यदि छपरा में रंजीता रंजन ट्रेन में दिख जाए तो हम तुरंत बयान दें कि रंजीता रंजन ट्रेन में भागते हुए पाई गई। अब रंजीता रंजन अकेले नहीं जा सकती है, पप्पू यादव की पत्नी है तो जा सकती है। एम्बुलेंस चल रहा है तो कहीं खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम देख के वीडियो बनाने लगे कि रंजीता रंजन फरार पाए ट्रेन से भागते हुए जा रही है। इसका कोई मतलब हुआ? इधर लोग तुरंत वीडियो में देखने लगेंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, बिहार की सरकार बिहार की जनता की सरकार है और बिहार की जनता जब तक चाहेगी तब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रहेगी। ऐसे लोग शिक्षक बन जा रहे हैं, तो क्या इस प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत है? क्या इसकी समीक्षा की जानी चाहिए? आपका सवाल वाजिब है, लेकिन यह एक विधायक स्तर का नहीं है, यह सरकार का निर्णय है और सरकार इस पर विचार कर रही है। और देखिए, नमस्कार, मैं सुभाष। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमन डिस्पैच पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमनौर से भाजपा के लोकप्रिय विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जो युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विधायक जी का हमारे चैनल पर। सुभाष जी, आपको और आपके चैनल को और पूरे साथियों को मेरा नमस्कार और सारे हमारे क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। इन्होंने राजनीति की शुरुआत एकदम ज़मीनी स्तर पर की। विधायक बनने से पहले मुखिया रहे, पैक्स के अध्यक्ष रहे और अभी मतलब दूसरी बार विधायक बने हैं। तो आप मतलब दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कई सारे ऐसे युवा साथी देख रहे होंगे जिनकी आकांक्षा होगी राजनीति में, मतलब दिलचस्पी लेते होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, तो इनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, राजनीति में सेवा सबसे पहली भावना होनी चाहिए और राजनीति नए लोगों को आना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि सभी युवा जो बोलते हैं कि राजनीति खराब है, अच्छे लोग नहीं हैं, पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन कोई पढ़ लिख कर नेता नहीं बनना चाहता है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि कोई एम्बिशन बनावे कि हमको नेता बनना है, हमको राजनीति करना है, हमको जनता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, पंचायत की सेवा करना है, राज्य की सेवा करना है और हमको पढ़ लिख कर नेता बनना है। यह जब टारगेट जब तक लोग नहीं बनाएंगे पाएंगे तब तक हमारे युवा राजनीति में नहीं आ पाएंगे। और जब तक अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे तब तक राजनीति से जो हम सोचते हैं कि अच्छा सुधार लोग आवे, अच्छा कार्य रहे, तो उसमें कमी होती रहेगी और दूर से देखकर हम हल्ला करते रहेंगे सुधार हो सुधार हो। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं होगा और आपको आगे आना होगा। हमारे नौजवान साथियों को, युवाओं को राजनीति में आगे आना होगा। अभी पंचायती राज के चुनाव हो रहा है, छोटे स्तर पर ही, जरूरी नहीं कि एक बार बड़ा स्तर पर ही आए, छोटे स्तर पर ही समाज सेवा में आना चाहिए। अनुभव और परिश्रम का कोई मोल नहीं है और कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बिहार की राजनीति में अभी घमासान मचा हुआ है। आज कांग्रेस का पटना में विरोध प्रदर्शन था। कल परसों राजद का कार्यक्रम है। इसके बीच में विपक्ष के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि यह जो सरकार है, नीतीश कुमार की यह जो सरकार चल रही है, यह बीच में कभी भी गिर सकती है। चिराग पासवान भी लगातार इस पे बोल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार की सरकार बिहार की जनता की सरकार है और बिहार की जनता जब तक चाहेगी तब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रहेगी। और उन लोगों का मंसूबा तो पहले ही फेल हो चुका है। जो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे वो तो जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया और विपक्ष के दायित्वों का सही मूल्य में सही नीति निर्धारण कर उसका पालन करें, यह उनके लिए ज़रूरी है। और जिस जिम्मेवारी पर उन्होंने जनता ने दिया है उस सरकार के ख्वाब नहीं देखें और जो जनता ने उनको जिम्मेवारी विपक्ष में दी है उसकी सकारात्मक भूमिका निभाएं। सरकार के कार्यों को, क्रियाकलापों को सहयोग करें या उनके गलत कामों का विरोध करें और जनता के बीच अपनी पहचान बनाएं। यह सरकार चलने वाली है, कहीं रुकने वाली नहीं है। और बिहार में एनडीए की सरकार, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आज आगे ले जा रही है, बिहार को आगे ले जा रही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, इसको लेके विवाद सामने आ रहा है। जदयू से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया है, तो इस पे ललन सिंह भी अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, जदयू के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को इस मुद्दे पे असंतोष है। नहीं नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। पार्टी अपना निर्णय किया है, एनडीए में सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। एनडीए की सरकार है, जदयू भाजपा सभी, हम वीआईपी सभी लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं और सब लोग साथ हैं। यह कोई दुर्भावना नहीं है। जो इस सब मीडिया में बातें आती रहती है, जाती रहती है और चलते रहता है, कोई ना कोई मुद्दा तो आएगा ही।
अब कोई मुद्दा नहीं है तो लोग उसको हवा दे रहे हैं, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं कि सब लोग मिलकर बिहार को, राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। और मंत्रिमंडल पद कोई मायने नहीं है कितना संख्या किनको मिला। भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास कायम किया है कि सभी सहयोगी साथियों को, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से ज़्यादा सांसद की संख्या है, लेकिन सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं और सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं। यह उनका बड़प्पन है कि सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में उन्होंने स्थान दिया है। यह देश के इतिहास में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब अगला सवाल हमारा है जो एकदम जनता से जुड़ा हुआ है। देश में पहली बार हुआ है पेट्रोल डीजल है 100 को पार कर गया है। बिहार में भी पेट्रोल पटना में 100 पार कर चुका है और मतलब हाल फिलहाल में इसमें कमी आने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे जब उन्होंने साफ इससे मनाही कर दिया था कि कम नहीं कर सकते। तो इस पे मतलब क्या कहेंगे, किसे जनता प्रभावित हो रही है? आपके पास भी क्षेत्र के लोग कुछ शिकायतें करते होंगे इसके बारे में। नहीं, हम लोग के क्षेत्र के बारे में, हम लोग क्षेत्र में विकास का जो हम लोग का काम है, एक विधायक के रूप में हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाते हैं। रोड, सड़क, पानी, बिजली, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आज हमने टारगेट किया है स्कूल को। हम पहले जब विधायक बने 2010 में, हमारा आधा से ज़्यादा क्षेत्र बिजली से पर नहीं था, लेकिन हम इस मन से जरूर धन्यवाद देंगे चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, अपने सांसद को राजीव प्रताप, जिन्होंने पावर ग्रिड लगवा दी हम लोग के यहाँ। 300 करोड़ का पावर ग्रिड लगा, जहाँ हम लोग बिजली के लिए तरसते थे, सारण के लोग, अमनौर के लोग। आज छपरा से, अमनौर से बिजली छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, लौरिया, बगहा तक जा रही है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, हम लोग की उपलब्धि है। और जहाँ हजारों सैकड़ों गांव, मतलब गांव छोड़ दीजिए, बाजार पर बिजली नहीं था, रेपुरा, गरखा, कटसा, भेल्दी, सोनहो, मुख्य मुख्य जो चौराहा है वहाँ बिजली नहीं था। और उस समय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर घर बिजली पहुंचे, नीतीश कुमार का सपना, लेकिन हमने नीतीश कुमार के सपने से अपने सपने को जोड़ा कि हर घर बिजली पहुंचे, नीतीश कुमार का सपना, और उसे सबसे पहले पूरा करेगा अमनौर अपना, और हमने पूरा करके दिखाया। आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछ सकते हैं कि सैकड़ों गाँव में बिजली नहीं थी। बिजली क्या, ट्रांसफार्मर छोड़ दीजिए, पोल तार, कोई सिस्टम तक नहीं था। देश आज़ादी के बाद वहाँ बिजली लोग देखे नहीं थे। लोग तो, बूढ़े लोग कहते थे कि हम लोग इस जीवन में बिजली देख लिए। यह इस सरकार की कृपा है, यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की कृपा है। और हमने कार्य किया। अगला हम लोग का टारगेट स्कूल का है कि प्राइवेट स्कूल जैसे हमारे सरकारी स्कूल हो, और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पिछले दिन हम सारे हेडमास्टर को, उच्च विद्यालय के और जिला शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड विकास अधिकारी को, अंचल अधिकारी, सबको बैठाए और क्या किनसे मदद लेना है, सब लोग मिलकर तय किए हैं कि कम से कम फर्स्ट चरण में 5 विद्यालय को हर सुविधा, जैसे सीसीटीवी, अच्छा बच्चे के लिए शौचालय, लड़का लड़की के लिए अलग अलग, साइकिल स्टैंड, स्कूल का कमरा, डेस्क बेंच बैठने वाला, सारी सुविधा जो प्राइवेट विद्यालय में लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं। और पढ़ाई नाम मात्र की जहाँ होती है, सिर्फ व्यवस्था पर लोग आकर्षित होते हैं, उस व्यवस्था को हम सरकारी विद्यालय में बना कर दिखाएंगे। और आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद आपको ले चलेंगे और आप देखेंगे और पूरा समाज को दिखाएंगे। यह मेरा टारगेट है कि अस्पताल और शिक्षा, 2 चीज़ों पर हम लोग का फोकस है, और आने वाले 2-3 सालों में हम लोग उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। और एक नया विद्यालय, कोविड के बाद जब हमारे बच्चे स्कूल आएंगे, अभिभावक आएंगे, तो उनको एक सुंदर विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय दिखाई देगा। बुनियादी संरचनाएं जो स्कूल की हैं, जैसे शौचालय हो गया, पानी की व्यवस्था होगी, ये सब महत्वपूर्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर जो शिक्षक हैं, योग्य शिक्षकों का होना भी उतना ही आवश्यक है स्कूल में, मतलब सही से बच्चों को पढ़ाई मिले इसके लिए। पर यहाँ बिहार में जिस तरीके से शिक्षक का नियोजन हो रहा है, इसके ऊपर इसकी खूब आलोचनाएँ होती रही हैं। तमाम देश के शिक्षाविद जो हैं यहाँ के नियोजन के तरीके को, मतलब उसकी आलोचना किए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं योग्य न हो के जो मतलब नहीं है पढ़ाने लायक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी सामने आए हैं। ऐसे लोग शिक्षक बन जा रहे हैं। तो क्या इस प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत है? क्या इसकी समीक्षा की जानी चाहिए? एक आपका सवाल वाजिब है, लेकिन यह एक विधायक स्तर का नहीं है, यह सरकार का निर्णय है और सरकार इस पर विचार कर रही है। और देखिए, शिक्षक में अभाव हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे में टैलेंट बिहार में बहुत है, और बच्चे अपने टैलेंट के दम पर बिहार का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अब देखिए, जितनी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती है, बिहार के हमारे छात्र बच्चे आगे रहते हैं। सरकार तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, उसको लोन नहीं, उसको पैसे दे रही, पढ़ लिख जाए। अभी टैबलेट देने का बात हो रहा है। बच्चे बच्चे स्कूल में एक साइकिल योजना, पोशाक योजना, आप क्या समझते हैं पोशाक योजना को? सिर्फ पैसा समझते हैं? नहीं, यह पैसा नहीं है, यह एक मान सम्मान भी सरकार ने दिया है कि जो बच्चे बच्चियाँ गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में
फट्टा ड्रेस के चलते स्कूल नहीं जा पाती थी, उनमें जो हीन भावना आती थी उसको मोरल को ऊंचा करने का भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने काम किया है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जहाँ छात्र के अनुपात में छात्राएं ज़्यादा विद्यालय जा रही है, यह उपलब्धि है और यह उपलब्धि को आगे बढ़ाना है। और शिक्षा या क्या किसी चीज़ में, हर चीज़ में सुधार की संभावना कभी बंद नहीं होती है, हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है और बिहार को और बेहतर बनाने की आगे ले जाना है। लेकिन पहले से बिहार बेहतर हुआ है, इसे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। जहाँ पहले सरकारी विद्यालय गांव में जब दिखता था, लोग सबसे खराब बिल्डिंग को लोग सरकारी विद्यालय कहता था, आज सारा विद्यालय सबसे सुंदर विद्यालय दिखाई देता है, बिल्डिंग स्कूल दिखता है। धीरे धीरे सारे बदलाव होने हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए आने वाले दिनों में हम आपको अपने क्षेत्र का बात करते हैं तो हम अमनोर में आपको 5 से 10 विद्यालय दिखाएंगे कि जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किस तरह विद्यालय में बदलाव हो सकता है। अभी बिहार में नीतीश कुमार के कुछ इनकी महत्वाकांक्षाई योजनाएं और कानून रहे, जैसे इनका नल जल योजना है। तो नल जल योजना में गड़बड़ियों की खूब सारी शिकायतें आती है और इसमें मतलब जिस उद्देश्य को लेके ये शुरू किया गया, इसमें उद्देश्य था कि पानी की बर्बादी मतलब इससे रोकेंगे। पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो पानी की बर्बादी रुकने के बजाय बढ़ी ही है इसके कारण। तो इस योजना पर मतलब योजना कितनी सफल है, ज़मीन पर कहाँ तक अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो पा रही है? देखिए योजना कितनी सफल है कितनी असफल है ये तो जनता बता पाएगी और जनता के लिए सारी योजनाएं बनाई जाती है। जब भी योजना सरकार बनाती है जनता की सुविधा के लिए कि हम लोग गांव के क्षेत्र से आते हैं, आप महसूस किए होंगे कि लोग कल का नट खोल लेते थे कि लोग पानी मेरे घर पर नहीं पिए, गरीब मेरे घर पर पानी नहीं लेने आवे, उसके बाल्टी छीन लेते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, बहुत सारी घटनाएं होती थी। आज हर घर नल जल से यदि कुछ भी लोगों को 50% भी योजना सफल है तो एक सरकार की उपलब्धि है और एनडीए सरकार की उपलब्धि है। आज हम लोग विधायक थे, हर पंचायत में 5-5 चापाकल दिया जाता था, दिया भी गया है और हर जगह लगा भी है। सैकड़ों चापाकल हम लोग थे तो किसी गांव के किसी पंचायत में 10 चापाकल से कम नहीं दिए हैं। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल ब्रह्म स्थान देवी स्थान सार्वजनिक बैठका जहाँ सभी टोला दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज स्वर्ण समाज समान अल्पसंख्यक सबके टोला पर हमने कहीं ना कहीं जहाँ सार्वजनिक स्थान था दिया, उस तरह सारे बिहार में विधायकों ने दिया होगा। कहीं हर जगह उसका जल का उपयोग लोग कर रहे हैं। उसी तरह नल जल योजना सफल है नहीं, कुछ दिन का साइकिल योजना एक सफल है और सारी योजनाएं उतनी सफल हो जाए यह तो जरूरी नहीं है। हर आप चैनल चला रहे हैं, सर खबर आती है, सब खबर में व्यूअर और लाइक्स बराबर तो नहीं आते हैं, तो क्या चैनल आपका खराब हो गया? नहीं, यह सोचने का विषय है। सरकार योजना चलाती है और सारी योजनाएं समान रूप से सफल होगी। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, अब सब खिलाड़ी गोल ही मारेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब टीम थोड़े खराब है, टीम जीत रही है, यह भावना होनी चाहिए। और सरकार की योजनाएं आम जनता के लिए बनाई जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन नल जल योजना तो कप्तान के क्षेत्र में ही काफ़ी गड़बड़ियाँ वहाँ सामने आई है। अभी पिछले सप्ताह ही हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से स्टोरी भेजा था राजगीर का, जब नीतीश कुमार जहाँ पटना के बाद सबसे ज़्यादा समय जहाँ बिताते हैं, तो वहाँ पे कई मोहल्लों में हाल यह है कि अभी भी महिलाएं कुएं से पानी निकाल के लेके जा रही हैं। तो योजना तो कहीं ना कहीं कप्तान के यहाँ ही असफल हो रही हैं। देखिए बिहार का कप्तान बिहार की जनता है और बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। और योजना कोई भी योजना नहीं है जो ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है और सबके लिए। आज इंदिरा आवास में लोग कहते थे गड़बड़ी होती है, आप अब खाते में रुपया जा रही है। आप बताइए हमको, आप बैंक से अपना रुपया निकालने जाते हैं और रुपया जब बैंक से निकालते हैं और काउंटर पर जब उसको गिनते हैं और 100 रुपया यदि कम उसमें निकल जाए तो आप मैनेजर के वहाँ के स्टाफ के से मार करने के तैयार हो जाएंगे कि मेरा 100 रुपये इस गड्डी में कम क्यों है, किस लिए, क्यों? या आप उसको समझते हैं कि मेरे पैसा है, मेरे खून पसीने कमाई से पैसा है। और वही पैसा जब आपको इंदिरा आवास के रूप में मिलता है तो आपको लगता है कि 40,000 मेरा थोड़ा है, सरकार का है। ये पैसा आपका है और यह भावना जनता के बीच लाना होगा। और जब तक जनता में ये भावना नहीं आएगी पैसा मेरा है और मेरे खून पसीने के मेरे टैक्स की कमाई से मेरे पास पहुंच रहा है, यह भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक बहुत सुधार संभव नहीं है। अब खाते में पैसा आती है, आपके अकाउंट में लोगों को पैसा जाता है और अकाउंट से निकाल कर लोग जाके किसी को दे दे, तब क्या कर सकते हैं? सरकार क्या कर सकती है आप बताइए? आप अपनी ज़मीन जाकर किसी को रजिस्ट्री कर दे, सरकार क्या करेगी? इसलिए जागरूकता भी जरूरी है और लोग में भावना भी होनी चाहिए, यह मेरा है। ट्रेन का लोग सीट फाड़ देता है, क्यों? उसको नहीं लगता कि मेरा ट्रेन है। ट्रेन सरकार के थोड़े है,
ट्रेन आम जनता की है और ये देश की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है। और एक एक पैसा जो जनता का जो योजनाओं के रूप में आपको मिलता है वो आपके पैसे का है, आपके खून पसीने कमाई का है। यह महसूस जब तक बिहार की जनता या देश की जनता या कोई भी जनता नहीं महसूस करेगी, उनको लगता है कि मेरा फ्री मिल रहा है, 20 की जगह 18 ही मिला तो मेरा क्या जाता है, पहले हमको तो मिल गया, जल्दी मिल जाए। जबकि नियम है कि जितना उसकी योजना होगी, यदि संख्या पंचायत में 200 है तो 200 लोग को मिलेगा, 201 लोग को नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना लाख किसी को दे दे। यदि मेरा घर उस पंचायत में नहीं है, हम करोड़ रुपया देंगे तो हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसी को मिल रहा है, उसी के वो लोगों को मिल रहा है, तो लोग बेचैनी होता है कि पहले हमको मिल जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए। और पैसा मिलने के बाद लोग दूसरे को सब जाके पहुंचा देते हैं। तो सरकार जो नियम लाती है उसके साथ जन भावना भी जोड़ना होगा और जनता को यह समझना होगा कि यह जो पैसा मिल रहा है मेरे खून पसीने की कमाई का है और मेरा पैसा है। जैसे हम बैंक से रुपया निकालते हैं वही पैसा मेरा सरकार हमको अपने खर्च करने के लिए दे रही है। योजना में सरकार क्या है, कस्टोडियन है। सरकार जैसे बैंक कस्टोडियन है, आप अपने पैसा बैंक में जमा करते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार निकालते हैं, उसी तरह सरकार कस्टोडियन है, आपके पैसों को अपने जमा रखती है और आपके ज़रूरत के अनुसार योजना बना कर देती है। सेम फंक्शन है। और इस बात को यदि जनता समझ जाएगी तो सारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा। अब एक सवाल, जो नया विवाद शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी के साथ ही, नीतीश कुमार अपनी अलग राय जाहिर कर चुके हैं, जबकि भाजपा संसद के अगले सत्र में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करने की तैयारी में है। तो इस पे जो गठबंधन में असहमतियां हो रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? और जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश में लाया गया है, जिसकी तैयारियां चल रही है बनाने की, उसकी कितनी ज़रूरत अभी देश को है? इस पे आप देखिए, हम साफ साफ शब्द में बोलते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। दोनों आदमी चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो और जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अब जिस तरह सहमति बने उस तरह बने, लेकिन जरूरी है और ये दोनों आदमी चाहते हैं। आप दोनों के बात से मिला सकते हैं कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं, इसमें कोई किसी से अलग नहीं है, सबकी भावना एक है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। सीमित संसाधन हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, और उस संसाधन का लाभ सब लोग तक पहुँचे, समान रूप से पहुँचे, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। नीतीश कुमार तो मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की ज़रूरत से ही मतलब इसकी ज़रूरत को ही उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब कानून बनाने की नहीं, यहाँ पे जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। एक ही बात हुई ना। हम तो वही बोल रहे हैं आपको कि दोनों आदमी का मंजिल एक है, रास्ता अलग अलग है। वो भी चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण हो और सब वहाँ भी यूपी में हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण। यहाँ जागरूकता का अंत में जागरूकता कानून दोनों जरूरत है। जागरूक वही तो आपको पहले इंदिरा से बताया कि कानून बना के लोगों के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन जागरूकता उसको नहीं है तो पैसा निकाल के दूसरे को जाके दे रहा है। तो जागरूकता भी जरूरी है, कानून भी जरूरी है, और दोनों के सहमति से जो तय होगा, सबके सहमति से तय होगा। लेकिन यही नीतीश कुमार जब बिहार की बात आती है तो दहेज रोकने का कानून बनाते हैं, जो कि ज़मीन पे आप भी जानते होंगे कि ज़मीन पे ये कितना सफल है। और वो शराबबंदी का कानून बनाते हैं, वो भी आज अभी मामला चल रहा है। जहरीली शराब से कई दर्जन से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार कानून बनाते हैं, यहाँ जागरूकता की बात नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बातों में विरोधाभास है। क्यों जागरूकता की बात होती नहीं है? अभी सरकार की संपर्क विभाग योजना 10 तरह की योजना चला रही है कि शराबबंदी से क्या घाटा है, वृक्ष लगाएं, आप दहेज मत लें, उसके लिए नुक्कड़ सभा होता है, उसके लिए हर योजना प्रचार प्रसार होता है, उसके लिए सारा कार्यक्रम में उसकी योजना की चर्चा की जाती है, किस तरह दहेज से बंदी से क्या हाल है, खराबी है, और बाल विवाह क्यों उसको रोकना है, इससे क्या क्या हानि है। ये सारे बातें जागरूकता तो फैलाई ही जा रही है, कहाँ नहीं फैलाई जाती है। आप सरकार की अनेक योजनाओं में इसकी जागरूकता के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। आप जिला में जाइए, पंचायत में जाइए, प्रखंड में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है और जागरूकता भी अभियान चलाया जा रहा है। ये दोनों चलते रहता है, प्रक्रिया है और कभी रुका नहीं है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागरूकता भी चल रही है और कानून भी चल रहा है। मेरा सवाल यह था कि उन्होंने कानून की अहमियत को, कानून की ज़रूरत को उन्होंने कानून की ज़रूरत होने से इनकार किया था। तो अगर जनसंख्या के लिए सिर्फ जागरूकता से काम चल सकता है तो वहाँ पर इन्होंने कानून बनाने की आवश्यकता क्यों समझी थी? इस पे पहले जागरूकता से लोग नहीं मानेंगे तो कानून तो बनाएगा ही।
पहले लोग को समझाया गया कि हेलमेट पहनिए, नहीं पहनते थे। आज कैसे लोग फाइन दे रहे हैं, मास्क पहनिए, लोग नहीं पहनते थे। अब फाइन का जब डर होता है तो लोग कैसे मास्क पहनने लगते हैं। तो जागरूकता पहले फैलाई जाती है, जागरूकता बताई जाती है, लेकिन जागरूकता से आप सब लोग समझ जाते तो नहीं समझेंगे तो कानून बनाया जाता है, बनाया जाएगा। मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कानून की ज़रूरत है। जरूरत है। हम तो पहले कहे दोनों आदमी का मंजिल एक है और रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है। अब इन सवालों को छोड़ते हैं, एक आखिरी सवाल करते हैं। आप दूसरी बार अमनौर से विधायक चुने गए हैं और अभी अमनौर में एम्बुलेंस को लेके कोरोना की दूसरी लहर के समय विवाद हुआ था, जो पप्पू यादव वहाँ गए थे और फिलहाल वो अभी जेल में ही हैं किसी पुराने मामले में। तो उस विवाद में कितनी सत्यता थी, जो आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी सत्यता थी, और जो राजीव प्रताप रूडी की तरफ से बयान आया था कि वो वहाँ पे एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं लोगों को, तो इस पे आप अपना पक्ष थोड़ा जनता के सामने रखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम अमनौर की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमको सेवा करने का, कार्य करने का दोबारा मौका दिया, जिसके बदौलत हम आपके बीच बैठकर बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस का जो प्रकरण है वह पप्पू यादव का स्टंटबाजी के सिवा कुछ नहीं था, और वो जानते थे कि हम इसको ड्रामा कर रहे हैं। देश में कहीं किसी संसदीय क्षेत्र में 50 से एम्बुलेंस नहीं चलते हैं, लेकिन सारण में एम्बुलेंस चलते हैं। आज से नहीं, हम देख रहे हैं कम से कम 7-8 वर्षों से एम्बुलेंस चल रहे हैं, और 2-3 साल पहले उसको और डेवलप किया गया और हर पंचायत में देने का काम किया गया और दिया। आप दीघा पुल पर एक दिन यदि बैठ जाएंगे तो 1 दर्जन आपको एम्बुलेंस दिखाई देगा, जो मरीज को ढोकर पटना लाता है, पटना से लेकर छपरा ले जाता है। यह व्यवस्था चल रही है और उनको कोई काम नहीं है पप्पू जी को। वो राजनीतिक स्टंट, वो कहते हैं कि ड्राइवर भेजेंगे, बोले थे ना आप लोगों के पास, तो ड्राइवर कहाँ भेज दिए। और सिर्फ ड्राइवर की बात नहीं ना थी, ड्राइवर कोविड पेशेंट होने वाले ड्राइवर की बात थी। और स्वाभाविक है, जहाँ 4 ड्राइवर कोविड से ग्रसित हो गए, ऑटोमेटिकली 10 लोग छोड़ के भाग गए। आप किसी को ज़बरदस्ती को नहीं न बैठा सकते हैं कि आपको इसमें मरीज को लेके जाना है। मानवता के नाते भी उनका भी बाल बच्चा परिवार है, उनको भी सुरक्षित रखना है। और उस तरह 10 गाड़ी यदि खड़ा ही हैं तो इसमें उसको मीडिया में ऐसा प्रचार कर रहे थे जैसे कोई चोरी हो गया है, उनके यहाँ FIR हुआ हो, उसके छापेमारी में हो गए हों, वो उसके लिए अधिकृत हुए हों कि उसको कहाँ कहाँ एम्बुलेंस रखा उसकी छापेमारी करें। यह तो स्टंटबाजी ही सिर्फ है। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी कैंपस में एम्बुलेंस लगा, देख लिए, उतर गए, एक राजनीति का मौका मिल गया, उस पर अपना बयान देने लगे। यह कोई राजनीति का तरीका नहीं है। उसमें सच्चाई है कि एम्बुलेंस चल रहा है, उसके लिए बाकायदा जिला में कमेटी बनाई गई है, प्रखंड में कमेटी है, पंचायत में कमेटी है, उसके सचिव, अध्यक्ष, सभी लोग सरकारी लोग उसमें हैं जो सरकार की सेवा में उपलब्ध रहते हैं और जो सरकार जिन पर भरोसा करती है। जनप्रतिनिधि भी हैं। पप्पू जी को तो सबसे पहले एम्बुलेंस यदि दिखाई दिया तो उनको वहाँ के जिलाधिकारी को, महोदय को, वहाँ के सिविल सर्जन को फ़ोन करना चाहिए या सांसद को फ़ोन करना चाहिए कि भाई यहाँ आपका 1 दर्जन एम्बुलेंस खड़ा क्यों है, क्या समस्या है, इसको चलवाने में हम क्या सहयोग करें कि एम्बुलेंस चलने लगे। यह सकारात्मक बात होती, यह जनता के हित में बात होती। लेकिन उनको तो राजनीति करना था। हमको यदि छपरा में रंजीता रंजन ट्रेन में दिख जाए तो हम तुरंत बयान दें कि रंजीता रंजन ट्रेन में भागते हुए पाई गई। अब रंजीता रंजन अकेले नहीं जा सकती है, पप्पू यादव की पत्नी है तो जा सकती है। एम्बुलेंस चल रहा है तो कहीं खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम देख के वीडियो बनाने लगे कि रंजीता रंजन फरार पाए, ट्रेन से भागते हुए जा रही है। इसका कोई मतलब हुआ? इधर लोग तुरंत वीडियो में देखने लगेंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और लोग बात को उन्होंने सिर्फ आग लगाने का काम किया, माहौल को बिगाड़ने का काम किया कि हाँ एम्बुलेंस चोरी की रखी हुई है। चोरी की एम्बुलेंस कैसे रखी हुई है? आप वहाँ के जिलाधिकारी से बात करते, DM से बात, वहाँ के आरक्षी अधीक्षक से बात करते, CS से बात करते। आप सांसद रहे हैं, खुद सांसद को फ़ोन करते, भाई आपकी एम्बुलेंस 1 दर्जन यहाँ क्यों खड़ी है, हमसे क्या मदद चाहते हैं, इसको चलवाया जाए मिलकर। तो यह कोरोना के लोगों को मदद होता और इसमें राजनीति हम समझते कि नहीं होता, लेकिन यह विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण उन्होंने किया है और स्टैंडबाजी किया है, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ करते हैं। यह सेवा का भावना नहीं था उनका, और वहाँ सेवा की भावना से चल रही है। और ज़रूरत यदि नहीं होगी, एम्बुलेंस यदि 50 हैं और 5 ही मरीज जिला में आज हैं, 10 ही मरीज हैं, तो क्या 100 एम्बुलेंस को दौड़ाया जाएगा रोड पे? अब बताइए। कोई
जहाँ सेंटर है वहाँ रखा ही ना जाएगा। जहाँ से फ़ोन आएगा, किसी को ज़रूरत होगी, कोई ज़रूरतमंद आदमी फ़ोन करता है कि हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसको यदि एम्बुलेंस नहीं पहुँचती तो दोषी होते, सांसद दोषी होते और व्यवस्था दोषी होती। लेकिन किसी की ज़रूरत के अनुसार एम्बुलेंस पूर्ण रूप से हाजिर है, उसके बाद एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है तो खड़ा ही न रहेगा। उसको किसी दूसरे जिला में भेज दिया जाए, कहीं गड्ढा में फंसा दिया जाए, उसको नदी में डुबा दिया जाए, तो यह उचित है क्या? बताइए। तो ज़रूरत के अनुसार एम्बुलेंस वहाँ है और थी, जो लोग मांगते हैं वहाँ गई थी, जो नहीं ज़रूरत है वहाँ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ थे अमनौर से भाजपा के विधायक कृष्ण कुमार मंटू।